Hello everyone, welcome all on YouTube channel Biology Village. Guys, Biology Village पे we are going to discuss important multiple choice questions that concern to a medicinal plant opium, जिसे हम बोलते हैं guys Papaver somniferum, a very significant medicinal plant and concern to the syllabus of UPPSC GIC biology lecturers and UPPSC and उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के सिलेबस में ये टॉपिक है गाइस। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें गाइस हम ओपीएम जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में अगर हम बात करें तो इसमें अफीम बोलते हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस हैं। इसकी कंट्रोलिंग जो बॉडीज़ हैं इंडिया में और इसके जो मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस हैं उनके बारे में बात करेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पिक्चर में कि ये एक पोड का मतलब होता है इसका कैप्सूल, जो फ्रूट है इसका मतलब इसके अंदर सीड्स होते हैं, ये फ्रूट है, ठीक है। और ये इस पर जब हम इसे किस तरीके से लेंसिंग करते हैं तो इससे लैटेक्स बाहर आता है। दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इस लैटेक्स को ये नेक्स्ट डे इसे कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कहलाता है गाइस ओपीएम। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये एक पेरेनियल सर्व है, मतलब मतलब झाड़ जो होती है इस प्लांट की कैटेगरी होती है, जैसे हर्ब होती है, ट्री होता है, इसी तरह की कैटेगरी होती है श्रब, जो बोलते हैं हिंदी में झाड़ी, उस कैटेगरी का प्लांट है। और मल्टी ईयर प्लांट मतलब पेरेनियल श्रब प्लांट है ये, ठीक है। और इट बिलोंग टू फैमिली पैपाबेरेसी, जो कि एक डाइकाट फैमिली है। अब हम इसके रेगुलेटरी बॉडी जो इस प्लांट के बारे में क्वेश्चन बनते हैं और वेरी सिग्निफिकेंट, और सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं भाई। उसके बारे में पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द एनसीबी। एनसीबी का मतलब होता है गाइस नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है आपका, न्यू दिल्ली में। अंडर जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। हमारे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस थी, प्रोविज़न ऑन इंटरनेशनल ड्रग कन्वेंशन, उसके रेफरेंस में 1986 में इंडिया में ये ब्यूरो या ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं गाइस। इंडियाज़ काउंटर नारकोटिक इन्फोर्समेंट एजेंसी अंडर होम मिनिस्ट्री न्यू दिल्ली, कि ये जो है इंडिया की काउंटर का मतलब जो इलीगल ओपीएम या ओपीएम ड्राइव जो ड्रग्स होती हैं, इनकी जो स्मगलिंग होती है, इनका जो इलीगल ट्रेड्स होता है, उसे कंट्रोल करती है, अंडर द होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इस इन्फोर्समेंट एजेंसी का मतलब हुआ इलीगल ट्रेडिंग और जो स्मगलिंग होती है उसे रेगुलेट करना, मतलब उसे रोकना एक तरीके से। दूसरा है कि डीजी जो हैं इसके वो राकेश अस्थाना जी हैं एंड हेड क्वार्टर लोकेटेड इन दिल्ली, यही होम मिनिस्टर के अंदर है। तो ये तीसरा है कि इट कम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द यूज़ ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस अंडर प्रोविजन ऑफ एनडीपीएस। गाइज एनडीपीएस एक एक्ट है जो एक्चुअली 1985 में आया था, 23 अगस्त को 85 में, ये 88 नहीं 80। इस एक्ट के जो प्रोविजंस है उसके आधार पे ये इंडिया में ड्रग की ट्रैफिकिंग और इलीगल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके यूज़ को ये कंट्रोल करती है एज पर द रेगुलेशन ऑफ एनडीपीएस एक्ट, ठीक है, 1985। तो गाइस ये तीन स्टेटमेंट है कि राकेश अस्थाना इसके जो हैं डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये एक इन्फोर्समेंट एजेंसी है, काउंटर करती है जो। और दूसरा कि ये इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इलीगल यूज ऑफ जो हमारे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होती हैं उन्हें कंट्रोल करता है। ये बिल्कुल करेक्ट गाइज। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट मतलब एक तरीके से क्वेश्चन जो है आपका एनसीबी के फंक्शन को डिफाइन करता है। दूसरा काउंटर क्वेश्चन गाइज इसी से रिलेटेड और बहुत ही ज़्यादा कंपरेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है। व्हाट इज ट्रू अबाउट द सीबीएन। देखिए वही वर्ड है एनसीबी सीबीएन। अब सीबीएन क्या बनता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ये कहाँ पे लोकेटेड है गाइज, ग्वालियर में। कई सारे क्वेश्चन इस एक सिंगल क्वेश्चन से आपके क्लियर हो जाएंगे। ये पूछा जाता है कि कहाँ पे इसका फुल फॉर्म सही इसका कि सेंट्रल ब्यूरो है या बोर्ड है, तो सीबीएन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, पहला चीज़ ध्यान रखनी। दूसरा है कि लोकेशन क्या है इसकी, मध्य प्रदेश में एक सिटी है ग्वालियर, वहाँ पे ये लोकेशन है इसकी, मतलब इसका जो हेड क्वार्टर है सीबीएन का वहाँ पे है। दूसरा अब करता क्या है, ये करता है सुपरवाइज लीगल ओपियम पॉपी कल्टीवेशन, मतलब जो गवर्नमेंट परमिशन गवर्नमेंट लाइसेंस के आधार पर जो फार्मर पॉपी का कल्टीवेशन करते हैं उस कल्टीवेशन को ये रेगुलेट करता है, मतलब उस खेती को ओपीएम की लीगल जो कल्टीवेशन किया जा रहा है उसे सुपरवाइज करता है। कौन, सीबीएन, जो आपका मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके जो डीजी हैं, जो एक आईआरएस जो होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, मिस्टर ज्ञान सरवर इसमें डीजी हैं।
दूसरी बात है कि देयर ऑफिसेज आर लोकेटेड इन नीमक। नीमक एक अदर प्लेस इन मध्य प्रदेश, वहाँ पे इसका एक सब डिवीजन ऑफिस है। दूसरा कोटा राजस्थान में और तीसरा लखनऊ में। देखिए इस क्वेश्चन से तीसरे स्टेटमेंट से आपको ये भी मालूम चल रहा है कि इंडिया में जो ओपीएम कल्टीवेशन किया जाता है वो केवल 3 स्टेट में अलाउड है गवर्नमेंट परमिट पे। एक है उत्तर प्रदेश जिसमें लखनऊ हो गया आपका, दूसरा है राजस्थान जिसका आपका कोटा में इसका हेडक्वार्टर्स है, मतलब सब हेडक्वार्टर, और तीसरा है मध्य प्रदेश में, तो नीमक में इसका हेडक्वार्टर्स है, मतलब सब डिवीजन हेडक्वार्टर नीमक में। जबकि जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है इसका मतलब मेन पॉइंट है वो आपका ग्वालियर में है। ठीक है, तो इंडिया में 3 इसके सब डिवीजन ऑफिसर बैठते हैं जो लखनऊ, कोटा और नीमक में बैठते हैं। इसके बाद है कि इट लाइसेंसेस फार्मर्स टू कल्टिवेट ओपीएम पॉपी। उन्हें लाइसेंस कौन देता है? देखिए ये संस्था ही लाइसेंस देती है, फार्मर्स को ध्यान रखना है। उसके बाद सुपरवाइज करता है और कंट्रोल भी करता है। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि किसी फार्मर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या जो हमारा CBN है इसने 5 एकड़ का सर्टिफिकेट दिया कि आप 5 एकड़ ज़मीन पे इसकी कल्टीवेशन करो, अब वो 10 एकड़ पे कर रहा है, तो इस तरीके से आता है कंट्रोल कल्टीवेशन। एंड तीसरा काम आता है कि प्रोक्यूर, मतलब जो किसान ने हार्वेस्ट किया है उसे फर्दर कलेक्ट करके जो ओपीएम की जो फैक्ट्री हैं आपकी 2 हैं इंडिया में, एक है कहाँ गाजीपुर में उत्तर प्रदेश, दूसरा है नीमक मध्य प्रदेश में, वहाँ पे पहुँचाने तक का काम इसका है। मतलब 3 काम इसके, लाइसेंस देना, सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना कल्टीवेशन को, और प्रोक्यूर्स करना ओपीएम प्रोडक्ट जो लाइसेंस कल्टीवर ने प्रोड्यूस किया। देखिए लाइसेंस कल्टीवर का इलीगल अगर जो हो रहा है उससे इसका कोई मतलब है, जो लाइसेंस कल्टीवर ने करा उसे प्रोक्यूर करने का काम है आपका CBN का। अब ध्यान रखना है NCB और CBN के फंक्शन में क्या डिफरेंस है, इनके हेडक्वार्टर्स में क्या डिफरेंस है। जबकि जो NCB है उसका कोई भी सब डिवीजन ऑफिस नहीं है, जबकि CBN जो है इसके 3 सब डिवीजन ऑफिस हैं जो कि लखनऊ, कोटा और आपके नीमक में लोकेटेड है। तो गाइस ये सभी स्टेटमेंट जो हैं इसके बारे में करेक्ट हैं। तो आपने एक तरीके से कंपैरेटिव स्टडी कर लिया NCB और CBN के बारे में, बोथ आर एसोसिएटेड विद दी ओपीएम। ये जनरल साइंस के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ये गाइस ये ध्यान रखना है, और इसे हमारा टॉपिक भी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट दी ओपीएम। अब ओपीएम के बारे में 4 स्टेटमेंट है, हमें इसमें से बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। ओपीएम कलेक्टेड बाय CBN, ये ध्यान रखना, ओपीएम कलेक्टेड करा जाता है किसके थ्रू? CBN, सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स के थ्रू, जो कहाँ पे गाइस? ग्वालियर में। ध्यान रखना है सेंट्रल वाला ग्वालियर में और नेशनल वाला दिल्ली में है। ठीक है, एंड ट्रांसफर टू गवर्नमेंट ओपीएम फैक्ट्रीज, जो कहाँ पे? गाजीपुर और नीमक। बिल्कुल सही बात है। ईच GOF का मतलब होता है गवर्नमेंट ओपीएम एंड अल्कलॉइड बक्स, ये उसी के अंदर एक डिपार्टमेंट समझ सकते हैं, फैक्ट्री के अंदर एक छोटा सा डिपार्टमेंट है। ठीक है, ईच GOF फाउंड इन ईच फैक्ट्री, हर एक फैक्ट्री में एक क्या होता है? GOF पार्ट होता है, मतलब ठीक है। इसलिए इंडिया में कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट, क्योंकि 2 फैक्ट्री हैं तो 2 GOF है इंडिया में, ये ध्यान रखना इस तरीके से। अब GOF का काम क्या है? GOF प्रोसेस करता है रॉ ओपीएम प्रोक्यूर्ड फ्रॉम फार्मर्स। ठीक है, उस जो फार्मर से आया उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब उसे डिफरेंट दूसरे अल्कलॉइड्स उसे अलग अलग करेगा। ड्राई करता है ओपीएम एक्सट्रैक्ट, उन्हें फिर एक्सट्रैक्ट करता है क्या? अल्कलॉइड्स, एंड सेल टू फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री, वो फिर फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें सप्लाई कर देती है, उन्हें बेच देती है। ठीक है, किस लिए? मैन्युफैक्चरिंग दी ड्रग्स। गाइस ये बिल्कुल इसी का स्टेटमेंट है, जो भी बातें लिखी हैं जिसके बारे में GOF के बारे में, GOF के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में और CBN के बारे में, वो बिल्कुल सही है। तो गाइज यहाँ पे सभी स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट आंसर होता है आपका D। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात कर रहे हैं, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे पहले भी हमने इसे डिस्क्राइब करा, दोबारा से एक बार कर देते हैं कि इधर देखिए जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट आर कंसर्न टू द रेगुलेशन ऑफ द ओपीएम इन इंडिया, और इधर कुछ उनकी लोकेशंस हैं। जैसे NCB कहाँ पे गाइज? हमने आपको बताया न्यू दिल्ली में, CBN कहाँ पे? ग्वालियर में, और आपका इंसा का मतलब होता है गाइस इंस्टीट्यूट ऑफ नारकोटिक स्टडीज़ एंड एनालिसिस, जो कि 2009 में बना था, बहुत ही एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है, और ये एक दिल्ली बेस्ड NGO है, जिसके जो मतलब प्रेसिडेंट हैं वो एक साहब हैं जो कि खुद कमिश्नर रह चुके हैं, ओपीएम कमिश्नर रह चुके हैं, मतलब CBN सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में रिटायर्ड कमिश्नर हैं ओपीएम, उनका ऑर्गेनाइजेशन है ये जिसका नाम है इंसा। इसके बाद है UNODC, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेना, जो कि ऑस्ट्रेलिया, जहाँ का अपना मेंडल रहने वाला था। ठीक है, बेना उसी कंट्री का नाम है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, जो जिसके सामने है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है गाइज, तो करेक्ट आंसर आपका होता है A। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस वही हैं लॉर्ड फेयर के, इन्हें पूछने का तरीका चेंज किया है। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या था, इन विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट रिसेंट वन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन 4 ऑर्गेनाइजेशन जो हमने अभी डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, वही पूछ रहा है कि सबसे रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है। हमने यहाँ डेट बताई, नारकोटिक जो कंट्रोल ब्यूरो था वो 86 में बना है, जो UN की कॉन्फ्रेंस थी उसके रेफरेंस में इंडिया को बनाना पड़ा। जबकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक जो है गाइज बिल्कुल जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी के हिसाब से इम्प्लीमेंट हुआ है ये,
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक, जो कहाँ पे गाइस, ग्वालियर में है। ध्यान रखना आपको, ग्वालियर वाला ओल्ड 1950 में बना है। उसके बाद जे इंस्टीट्यूट ऑफ नारकोटिक स्टडीज एनालिसिस, ये 2009 में बना है। और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ये 1997 में बना है, 1987 में। तो रिसेंट कौन सा हुआ गाइस, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ है सी, क्योंकि सबसे 2009 सबसे रिसेंट है, मतलब सबसे जो न्यू है। अब एक बहुत ही अच्छा एक्ट है रिगार्डिंग द ओपियम, कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द NDPS एक्ट, जो देखिए करेक्ट डेट बता रहा हूँ 23 अगस्त 1985, मतलब NDPS एक्ट 1985 का है। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उसमें हमें बताना है सही कौन सा है। पहला है कि इसका फुल फॉर्म दिया कि नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, बिल्कुल सही बात है गाइस। दूसरा है, ये थोड़ा सा मिक्स हुआ है यहाँ पे, इट प्रोहिबिट्स पर्सन्स ऑन the production, manufacturing, cultivation, possessing, purchasing, transport, storage and consumption of any narcotic and substances, psychotropic substances का पूरा होगा ये देखिए, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस लाइक कैनाबिस, कोकीन एंड ओपियम। देखिए हम ओपियम के बारे में पढ़ रहे हैं, और कोकीन भी इसी तरीके का है, और कैनाबिस भी इसी सब्सटेंस है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे क्या गाइस, मैं भी बताने जा रहा हूँ आपको। तो ये बिल्कुल सही है कि डेफिनेशन, इसका जो फुल फॉर्म था ये, और ये किसी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, कल्टीवेशन, पोजेसन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कंजप्शन जो है एनी अल्कोहलिक, आप ऐसा नहीं आप खा ही रहे, आप बना भी रहे, आप उससे कोई मैन्युफैक्चर कर, तब भी आप इसके कल्प्रिट हैं सेक्स, ठीक है, अगर आप इलीगल कर। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में आपका ओपियम भी आ गया, कोकीन भी आ गया, कैनाबिस भी आ गया, ठीक है। अब ऑप्शन सी में देखते हैं कि अल्कोहल जो है वो इस रूल से फ्री है, अल्कोहल इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस एक्ट, बिल्कुल सही बात है। जबकि अपोजिट टू मतलब जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ये बाहर नहीं होना चाहिए, बट सच्चाई ये है कि अल्कोहल इस रूल के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब अल्कोहल के बनाने पे, अल्कोहल के कल्टीवेशन, मतलब उसके कोई भी कंट्रोल नहीं है। करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे होता है डी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब हम बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रू रीजन फॉर नॉट इंक्लूडिंग अल्कोहल इन द NDPS एक्ट वाइल इंक्लूडिंग ओपियम। मतलब एक काउंटर क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा NDPS एक्ट है उसमें शराब मतलब अल्कोहल क्यों ऐडेड नहीं करा गया, जबकि ओपियम उसमें ऐडेड है, जबकि दोनों ही सब्सटेंसेस आपके साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस में आते हैं। फिर अल्कोहल पे बैन क्यों नहीं है, उस रूल के अकॉर्डिंग अल्कोहल क्यों नहीं आता उसमें। अल्कोहल को हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परचेज करके सप्लाई कर सकते हैं, इसका बिजनेस कर सकते हैं, जबकि हम ओपियम ऐसा नहीं कर सकते, जबकि दोनों सब्सटेंस की कैटेगरी एक ही है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर में कुछ रीजन दे रहे हैं कि रीजन, करेक्ट रीजन क्या है वो आपको बताना है कि क्यों अल्कोहल को इस रूल से बाहर रखा गया है। पहला पॉइंट है कि प्रिवेलिंग सोशल एक्सेप्टेंस फॉर फ्रीक्वेंट सेल्फ इंड्यूस इंटॉक्सिक। इसमें क्या है कि हमारी सोशल एक्सेप्टेंस शराब के लिए जो बहुत आजकल कॉमन हो गया, हम खुद को मतलब इंटॉक्सिकेट मतलब अब नशे में लाने के लिए इसका एक मतलब बहुत इस पर मतलब होता नहीं कि अगर हम ऐसे शराब पे बैन लगाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो जो सोशल एक्सेप्टेंस है अल्कोहल के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा है हाई रेवेन्यू अर्न बाय द गवर्नमेंट ऑन स्केल ऑफ अल्कोहल बेवरेज। अल्कोहल बेवरेज डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे हम सुना होगा रम, ब्रांडी, गम, बियर, विस्की, ये बहुत सारे। इनके बिहार पे जो हमारी गवर्नमेंट्स होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्हें बहुत बड़ा मतलब इनकम होता है, बहुत लार्ज रेवेन्यू इससे आता है। तो गवर्नमेंट की आमदनी का मेन सोर्स है, इसलिए भी हमने इसे बाहर रखा है। तीसरा है प्रेवलेंस ऑफ इलिसिट एंड लोकली रिव्यूड अनडिस्टिल्ड फॉर्म्स ऑफ अल्कोहल इज वेरी हाई इन सोसाइटी। अगर हम इसे बैन करेंगे तब भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो जाएगी क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत तरीके से लीगल, इलीगल और लोकली मतलब अभी जो अनडिस्टिल्ड फॉर्म्स ऑफ अल्कोहल की मतलब पाई जाती हैं, जो लोग अपने घरों में बना लेते हैं, तो इसे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वेरी मच डिफिकल्ट टास्क हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। इसी तीन चीज़ों के लिए, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल, तीन जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं टू प्रूव दैट कि जो अल्कोहल है वो NDPS एक्ट से बाहर रखा गया। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे बाहर रख दिया कि इसे शराब के जो मतलब जो अल्कोहल के पॉइंट पे इसे आउट कर दो, जबकि ओपियम, कोकीन और कैनाबिस इंक्लूडेड है अंडर दिस एक्ट। इनके लिए जैसे इनकी लेन देन, इनकी बिक्री, इनकी परचेजिंग, सेलिंग हम नहीं कर सकते, मगर शराब के केस में ये चीज़ कर सकते हैं। तो डी का ऑप्शन करेक्ट। आल आप ये तीनों रीजन पॉसिबल रीजन है, इसीलिए हमने अल्कोहल को इस रूल से बाहर रखा है। अब कुछ स्टेटमेंट है, हमें ये बताना है कि करेक्ट और इनकरेक्ट कौन सा है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। ध्यान रखना का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो होती है वो हमारा UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है, जबकि इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल स्ट्रेटजी रिपोर्ट जो है INCSR ये करी जाती है आपकी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो मेन फंक्शन है CBN का, अभी हम आपको बता चुके हैं वो क्या है, प्रोडक्शन करना और ट्रेड करना, एंड टू इशू लाइसेंस टू प्रोडक्शन ऑफ लीगल सिंथेटिक ड्रग्स। बिल्कुल सही बात है, ये भी हम बता चुके हैं कि, तो ये भी सही है, सभी स्टेटमेंट सही गाइस। तो करेक्ट आंसर होता है डी। ये आपको ध्यान रखना, एनुअल
वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है यूएन के थ्रू से, और इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल स्ट्रेटजी रिपोर्ट बनाई जाती है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू। इंपॉर्टेंट बात है गाइस, दोनों बातें सही हैं। इसमें भी क्वेश्चन में ये बोला गया ट्रू स्टेटमेंट क्या है, देखिए जो रॉ ओपियम इज ए डार्क बिस्कस सब्सटेंस, बिस्कस मतलब होता है थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का बिस्कस, एंड कंटेन 62 to 67 सॉलिड पार्ट होता है, और 33 to 38% इसका इसमें मॉइस्चर होती है रॉ ओपियम में। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि ओपियम इज ड्राइड इन दी ओपियम फैक्ट्रीज, ठीक, ओपियम को ओपियम फैक्ट्री में ड्राई करा जाता है, और इस वे पे करा जाता है कि उसमें 90% सॉलिड पार्ट और 10% मॉइस्चर है। कहने का मतलब इस लेवल तक हम मुझे करते हैं कि 10% मॉइस्चर उसमें रहना ही चाहिए, ठीक है। तीसरा है करमेंट ओपियम एंड एल्कोलाइड जो फैक्ट्रीज, मतलब जैसे बोला जाता है GOF विथ प्रोसेस रॉ ओपियम प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द फार्मर। बिल्कुल बात सही है कि GOF का फंक्शन क्या है गाइज, जो प्रोक्यूर किया गया है ओपियम फ्रॉम फार्मर्स उसे प्रोसेस करना, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी सही है, तीनों स्टेटमेंट गाइज सही है कि ओपियम को ओपियम फैक्ट्री में सॉलिड ड्राई करने का मतलब होता है कि 90% सॉलिड रहे और 10% इसमें मॉइस्चर रहे। तो करेक्ट आंसर का जो होता है डी। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं कि विच इज़ आउट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। अब देखिए हमने इसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सा सब्सटेंस जो है जो कि NDPS एक्ट 1985 से बाहर है, मतलब उस पर रूल नहीं लगता है। ओपियम पे लगता है, कोकीन पे लगता है, कैनाबिस पे लगता है, अल्कोहल पे नहीं लगता गाइस। करेक्ट आंसर आपका होता है डी। अब हम बात करते हैं 11 क्वेश्चन नंबर 11 पे, दी नारकोटिक ड्रग्स जैसे कोडीन एंड मॉर्फिन, ये ड्रग्स हैं, दोनों अल्कोलाइड्स हैं गाइस, कैन डायरेक्टली, ये दोनों एक्ट कहाँ, जब इन्हें हम सेवन करते हैं तो ये मादक पदार्थ हैं, तो ये कहाँ पे एक्ट करते हैं, डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं गाइस। करेक्ट आंसर है अपना बी। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करेंगे, इन विच आर द फॉलोइंग इज नेचुरल ओपिएट्स फाउंड इन रीजन ऑफ ओपियम पॉपी, मतलब नेचुरली कौन सा पाया जाता है, जब हम ओपियम कलेक्ट करते हैं तो उसमें कौन सा नेचुरल ओपिएट पाया जाता है गाइस, वो पाया जाता है कोडीन और मॉर्फिन। ये सब इसके सेकेंडरी फॉर्म से जो बनाए जाते हैं, कोडीन और मॉर्फिन डायरेक्टली पाए जाते हैं उसमें। इसके बाद आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 13 में, इन विच आर द फॉलोइंग इज सेमी सिंथेटिक ओपिएट्स, मतलब सेमी सिंथेटिक मतलब कुछ तो पार्ट नेचुरल और कुछ पार्ट सिंथेटिक है, वो कौन सी है, इसका मतलब हुआ कि हम नेचुरल ओपिएट से क्रिएट करते हैं, तो इसमें कौन है सर, ये बताना है आपको गाइस, सेमी सिंथेटिक ओपिएट कौन सा है इसमें आउट ऑफ 4 दीज। तो गाइस इसमें सेमी सिंथेटिक है आपका सभी आल टी, हाइड्रोमॉर्फोन, ऑक्सीकोडोन, डायस्टिल मॉर्फिन, ये तीनों जो है गाइस सेमी सिंथेटिक ओपिएट्स हैं, मतलब इनका कुछ पार्ट जो है वो सिंथेटिक है, मतलब पूरी तरीके से सिंथेटिक नहीं है, सेमी सिंथेटिक है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं फुल्ली सिंथेटिक ओपिएट। देखिए इसमें कंपेरिजन है, ऐसे क्वेश्चन गाइस रहते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है। फुल्ली सिंथेटिक कौन सा है, जो पूरी तरीके से सिंथेटिक है। अब इसमें कोडिन तो देखिए नेचुरल है, और अभी आपने ऊपर देखा था फेंटाइन ना था ना मिथाडोन था वहाँ पे गाइस, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होता है सी, ये दोनों ही, मतलब फेंटाइल एंड मिथाडोन दोनों ही फुल्ली सिंथेटिक हैं। सेमी सिंथेटिक आपने देख लिया था गाइस, ये 3 थे, हाइड्रोमॉर्फोन, ऑक्सीडोकोडोन और डाइस्टिल मॉर्फिन, ये सेमी सिंथेटिक थे। ये फुल्ली सिंथेटिक हैं, फेंटानाइल एंड मेथाडोन। और नेचुरली मतलब है नॉन सिंथेटिक हैं जिन्हें, वो आपके मॉर्फिन और कोडीन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं ओपॉइड की जो क्वालिटी है, पेन किलर जिसे हम बोलते हैं ओपॉइड एनाल्जेसिक्स, उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपॉइड एनाल्जेसिक, इनमें कौन सा जो है वो ओपॉइड एनाल्जेसिक है। तो देखते हैं ये जो अपना वर्क करते हैं वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, इनका देखना है। रेंडर ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द बॉडी इनसेंसिटिव टू पेन, मतलब जब एक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी का एक स्पेसिफिक पोर्शन जो होता है वो पेन के लिए इनसेंसिटिव हो जाता है, मतलब उसमें दर्द का फीलिंग खत्म हो जाती है, ऐसे एक्ट करते हैं। या रेंडर द फुल्ली बॉडी ऑफ द पर्सन इनसेंसिटिव टू पेन, या पूरी बॉडी को मतलब ये बिल्कुल शून्य कर देते हैं, बोलते हैं ना हिंदी में कि भाई बिल्कुल इसमें पता नहीं जान है ही नहीं, मतलब इनसेंसिटिव कर देते हैं। या फिर रेंडर इनसेंसिटिव टू पेन बाई बाइंडिंग टू ओपॉइड रिसेप्टर, इनकी वर्किंग फिजियोलॉजी के बारे में है, इनके बारे में गाइज। तो ये 15 क्वेश्चन का आंसर जो ठीक है गाइज वो ये है कि ये जो सब्सटेंस होते हैं ओपॉइड एनाल्जेसिक, मतलब ओपॉइड पेन किलर जो मेडिसिन होती हैं वो हमारी बॉडी को इंसेंसिटिव पेन से करती हैं, कैसे करके, बाई बाइंडिंग ओपॉइड रिसेप्टर, जो हमारी बॉडी में ओपॉइड रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड हो जाती हैं, और इस तरीके से हमारी बॉडी को इनसेंसिटिव मतलब पेन के लिए इनसेंसिटिव बना देती है, मतलब हम मतलब पेन फ्री हो जाएंगे, रिसेप्टर से बाइंडिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं कि विच आर द फॉलोइंग आर इंडोजीनस ओपॉइड पेप्टाइड, इंडोजीनस पेप्टाइड ओपॉइड पेप्टाइड कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 में गाइस करेक्ट है इंडोर्फिन, आपने सुना होगा हैप्पी हार्मोन्स इन्हें बोलते हैं, इंडोमॉर्फिन या इंडोर्फिन, इन्हें एक ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि
हाउ डज जनरल ओपॉइड फंक्शन। देखिए ये क्वेश्चन है कि ये दोबारा से क्वेश्चन आया है, एक तरीके देखा जाए जनरल ओपॉइड का फंक्शन कैसे करके होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में, रेंडर इनसेंसिटिव टू पेन बाय डिक्रीजिंग द पेन थ्रेशोल्ड। पेन थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होगा, एक लेवल की जो पेन होती है उसके आगे की जो रेंज होती है उससे ही हमारी बॉडी को इनएक्टिव कर देते हैं, इनसेंसिटिव कर देते हैं। एक लेवल के बाद जो पेन करने का जो हमारी जो पेन हो रही जो वजह है, जो उसके रीजन है, उसे रोक देते हैं, डिक्रीजिंग द पेन थ्रेशोल्ड। ठीक है, उसके बाद ये डिक्रीज नहीं होता, इससे हमें क्या होता है, हमें फील फ्री, मतलब हमें पेन फ्री फील होते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं गाइस, विच आर द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ द मॉर्फिन इन मोस्ट डेंजरस। मतलब साइड, ये मॉर्फिन के साइड इफेक्ट हैं, इसमें सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट क्या है गाइस, सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट है कि मॉर्फिन लेने वाले आपने देखा होगा जिन्हें बोलते हैं स्मैकिया या चर्सी, वो इसके हैबिचुअल हो जाते हैं। बस अब उनकी डिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ, वो कितना भी अमाउंट लेंगे वो सब वो टॉलरेट कर लेंगे, दूसरा उनकी डिपेंडेंसी इस पर बढ़ जाएगी। बस ये इसका साइड इफेक्ट है कि इसे छोड़ नहीं सकते, छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं कि व्हाट इज ओपियोफोबिया। क्या ओपियो मतलब अल्कोहल का यूज़ ना करें, बिल्कुल सही बात है गाइस। कोविड-19 का सी है कि फियर ऑफ प्रिस्क्राइबिंग ओपाइड ड्रग्स। कोई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रहा है कि ओपाइड ड्रग्स, तो हम उनसे हमें भय लगे कि हमें ओपाइड हम यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी हमारे बेनिफिशियल हो। तो ओपोफोबिया का मतलब वही होता है कि फियर ऑफ प्रिस्क्राइबिंग ओपाइड ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 20 में हम बात करते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ हीरोइन। देखिए हीरोइन भी भाई ओपीएम का है, मगर शॉर्ट टर्म इफेक्ट के कुछ टाइम के लिए हुआ, फिर हम सही हो गए। तो गाइस इसका यूफोरिया, मतलब हमें अच्छा फील होता है कुछ टाइम के लिए, बाद में हम फिर उससे भ्रम से बाहर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में, इन विच आर द फॉलोइंग इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ हीरोइन। देखिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट में जो हमारी बेन्स होती है ना वो फट जाती है, उनसे मतलब इतना ज़्यादा हमारा वो हाई हो जाता है कि हमारी बेन जो होती है वो कोलैप्स हो जाती है। ये इसका सबसे डेंजरस इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। मतलब हल्के हल्के जब हम हीरोइन के एडिक्ट हो जाएंगे तो हमें बहुत देर में हमारी जो बेन्स हैं वो कोलैप्स हो जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 में बात करते हैं कि जो हीरोइन है इसका एंटागोनिस्ट क्या है, इसका अपोजिट क्या। अगर हीरोइन का इफेक्ट हमें कम करना है तो हमें क्या चीज़ लेना चाहिए गाइस, हमें लेना चाहिए नैलोजोन, ये इसका एंटागोनिस्ट है हीरोइन का। क्वेश्चन नंबर 23 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग फिटेनाइल फेंटेनाइल एनालॉग इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एनर्जी। मतलब बहुत कम टाइम के लिए जो मतलब एक्टिंग करता है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एनर्जी, मतलब बहुत हमारी बॉडी में अगर हमने लिया और वो एकदम ब्लड प्लाज्मा में जाके एकदम डिजॉल्व हो जाएगा, मालूम ही नहीं चलेगा, उसका कोई टेस्ट हम उसे कर ही नहीं सकते, हम बता ही नहीं सकते वो कहाँ चला गया। मतलब उसकी जो लाइफ है वेरी शॉर्ट। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एनाल्जेसिक केमिकल आपको बताना है कौन सा है गाइस, वो आपका है अल्फेंटनाइल। बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है ये। क्वेश्चन नंबर 24 में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेंटनाइल एनालॉग इज यूज इन हार्ट सर्जरी। जब होती है तो कौन सा यूज़ करते हैं गाइस, 24 में हम करते हैं उस समय सुफेंटेनिल। हार्ट सर्जरी में यूज होता है सुफेंटेनिल, करेक्ट आंसर गाइस बी। 24 में हम बात करते हैं 25 में, विच आर द फॉलोइंग इज शॉर्ट एक्टिंग फेंटेनाइल एनालॉग। शॉर्ट एक्टिंग अभी हमने देखा है वो अल्ट्रा शॉर्ट था, अब आप शॉर्ट की बात कर रहे हैं 25 में, वो है आपका रेमीफेंटानिल। ये शॉर्ट है और वो जो था आपका अल्ट्रा शॉर्ट था, ध्यान रखना है। रेमीफेंटानिल जो है अल्ट्रा शॉर्टेस्ट एक्टिंग फेंटेनिल। देखिए शॉर्टेस्ट भी अपने में बहुत छोटा, मगर अल्ट्रा का मतलब कुछ दूसरी कंडीशन आ जाती है कि मतलब बात करने से पहले ही गायब हो जाए। ठीक है, शॉर्टेस्ट का मतलब एक टाइम पीरियड होता है। शॉर्टेस्ट एक्टिंग फेंटेनाइल एनालॉग है वो रेमीफेंटानिल है। अब लास्ट क्वेश्चन का इस सेक्शन का कि विच आर द फॉलोइंग फेंटेनिल एनालॉग इज बीइंग यूज्ड इन द वेटरनरी प्रैक्टिस। मतलब जो हम जानवरों का इलाज करते हैं गाय भैंस का, उसमें कौन सा यूज होता है। तो उसका करेक्ट आंसर गाइस है आपका वो है कारफेंटानिल, ये एनालॉग यूज करा जाता है। थैंक यू वेरी मच गाइस।